नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम यहां पर दिल्ली में सुंदर नर्सरी में मौजूद हैं। ये बहुत कम उन जगहों में से एक है जिसने दिल्ली वालों को थोड़ी सी राहत दी। इस पूरे साल भर के लगभग कोरोना का जो पूरा काल रहा, तो सोचा कि साल का जो आखिर है एक अच्छे खुशनुमा नोट पर किया जाए। मेरे साथ द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और साथ ही मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद दोनों मौजूद हैं। वायर की टीम बहुत दिनों बाद मिल रही है। हम न्यूज़ रूम में हर रोज़ बैठा करते थे और अब लगभग 9-10 महीने का वक्त गुजर गया मार्च के बाद से अब तक, जब हम सभी लोग कमोबेश घर से ही काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम हम इसे कहते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में यहाँ चर्चा इस बात पर करेंगे कि किस तरह से ये जो पिछला साल यानी कि पूरा 2020 हमसे जाते जाते क्या कुछ ले गया, क्या दे गया। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में तो जाहिर है बात करेंगे। यहाँ तीनों जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स पे रिपोर्टिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा समाज कितना बदला हमारा, किस तरह से जो हमारे ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, जो लाइफ फ़िलॉसफ़ी है, क्या वो भी बदली है कोरोना वायरस के आने से। इन तमाम मुद्दों पर एक खुली चर्चा करने की कोशिश करेंगे, एक फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वायर के कलीग्स हम आपस में नहीं मिल रहे, उसके बावजूद भी हमने एक नया तरीका अपनाया कि फ़ोन के ज़रिए, ज़्यादा ईमेल या फिर इंटरनेट के ज़रिए हम लोग जिस तरह से हमने किसी तरह ये साल काटा है, आम लोगों को भी आपको लगता है कि उन्होंने भी एक जीने का एक नया तरीका क्या वो सुझा पाए हैं? क्या आपको लगता है कि एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, ख़ासकर एक ऐसा समाज जो कि बहुत ही डिवाइडेड है और साथ ही बहुत गैर बराबरी पे आधारित है, क्योंकि बार बार हमने ये सुना कि कोरोना वायरस इज़ अ ग्रेट लेवलर, उसने सबको एक बना दिया, किसी को भी ये बीमारी लग सकती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही रहा? देखिए, लेवलर तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आपने शुरू किया वर्क फ्रॉम होम का जिक्र करते हुए, और ये लग्जरी आप कह लीजिए इसको, ये हर किसी को नसीब नहीं है। हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पे ऐसा काम करना मुमकिन है। इसके बावजूद भी आपको, अजय, आप सब लोग फील्ड में गए हैं, वहाँ पे आप लोगों ने ख़तरे मोले हैं। बिहार में जब आप लोग गए थे तो आपने कहा कि वहाँ पे कोई मास्क नाम की चीज़ ही नहीं थी और सोशल डिस्टेंसिंग नाम का वहाँ पे कुछ था ही नहीं। लेकिन हम लोग अपने आप को सुरक्षित, महफूज रख पाए हैं और काम भी हमारा कंटिन्यूसली चला है। और जिस फील्ड में हम लोग हैं, जर्नलिज्म में, हालांकि हमारा वायर का जो स्ट्रक्चर है दूसरे मीडिया हाउसेस से थोड़ा मुख्तलिफ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल। हमारा पब्लिक डोनेशंस पे चलता है, थोड़ा बहुत इश्तिहारों से आता है, तो लगभग फाइनेंशियली भी हम लोग ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर है हमारे जी दर्शकों बिल्कुल को, बिल्कुल। और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो जान लें। मतलब आपके जानिब से मैं दर्शकों को दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि वो डोनेशन जो है देना कंटिन्यू करें। लेकिन और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, शायद उनकी इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा, उतने खुशकिस्मत नहीं थे। और मैं देखिए, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, उनका वक्त बहुत बुरा कटा है। और इतना मतलब एक जो अंग्रेज़ी में एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं, इतनी कहानियाँ हम सब ने लोगों से बात करके जाना है। लेकिन इसके अलावा अब आंकड़े भी हैं कि कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कितने लोगों की आमदनी और जो मंथली इनकम है गिर चुकी है। तो काफ़ी एक भारी नुकसान मुझे लगता है कि आम, तो यानी आप भी बिल्कुल कमोबेश इंसान वही पे बात पड़ा है। कर रहे हैं जो मैंने सोचा कि जो हमारी बीच की गैर बराबरियां थीं वो और ज़्यादा बढ़ गई। देखिए, हमने शिक्षा के बारे में अभी तक बात नहीं किया। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, मतलब कि प्राइवेट स्कूल में भी आप देख लीजिए, मतलब जैसी मेरी बहन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, और वो मुझे बता रही थी कि EWS के जो बच्चे हैं, वो हालांकि सारा वर्क स्टडी फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, लेकिन जो EWS बच्चे हैं उनके पास वो साधन नहीं है। और अगर एक फ़ोन है, स्मार्टफोन घर में, तो अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, डेटा प्लान्स नहीं है। और जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कैसे ये और साल इससे काटा मुझे होगा। एक वाक़या याद आता है कि एक स्कूल की ही टीचर थी, सरकारी स्कूल की, तो वो कहने लगी कि वो बच्चों को पढ़ा रही थी और बुरा भला अपने बच्चों को कहा उन्होंने। तो स्कूल में जो पढ़ा रही थी टीचर थी, तो बच्चों ने समझा शायद वो उनके लिए कह रहे कि अरे कमबख्तों मान जाओ। तो उनका तुमको नहीं कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ। तो ये जो स्ट्रगल रहा, जो कम आमदनी वाले लोग थे उनका भी, और इसके अलावा एक और जो बात कही जा रही थी कि एक इतना बड़ा संकट आया है और एक देश के तौर पर हम एक हो जाएंगे और
क्योंकि ये एक ऐसा संकट था जो क्लास कास्ट देखकर नहीं आ रहा था। हालांकि बार बार इस बात को भी हम खुद ही गलत साबित करते हैं कि वाकई क्लास कास्ट को देख के भी आ रहा था कि किसका कितना एक्सपोजर था उस वायरस को। लेकिन उसके बाद भी हमने अजॉय ज़्यादा पोलराइजेशन देखा, पहले से कहीं ज़्यादा 2020 में हमने देखा पोलराइजेशन। इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ कि इसकी क्या राजनीति है और कैसे एक वायरस को भी जोड़ने नहीं बल्कि बांटने के तौर पर हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने इस्तेमाल किया, एक रिपोर्टर के तौर पर आपका जीवन कैसे बदला? आपके ज़्यादातर जो वक्त है वो तो दफ्तर से बाहर गुजरता था, लेकिन यहाँ एक ऐसा डेडली वायरस था कि आप बाहर जाते तो परेशानी थी, नहीं जाते तो परेशानी थी। कैसे आपने ये पूरा वक्त काटा? बिल्कुल, जब शुरुआत में मार्च के महीने में जब अचानक से लॉकडाउन घोषित हुआ, हालांकि और उससे पहले ही हम वायर में ये लगातार कह रहे थे कि ये कोरोना वायरस जो है वो इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसके लिए इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। मगर जिस तरीके से हमने जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और उसको जैसे डिले किया गया और अचानक से किया गया, मध्य प्रदेश की सरकार उस समय गिर रही थी और भाजपा वहाँ पर सरकार बनाने के लिए होपफुल थी। और उन्होंने जब एक बार शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के डिफेक्टर्स के साथ सरकार बना ली, उसके बाद आप 2 दिन में देखिए अचानक से लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है। तो उससे पहले भी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और हम कुछ दिन पहले से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन एक पैराडिग्मेटिक शिफ्ट जिसको रिपोर्टिंग में होता है वो कह रहे थे, लगातार फ़ोन पे हमें बात करनी पड़ी। और फ़ोन पे जिस तरीके से एक जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन में आप स्टोरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं अपने सोर्सेज के साथ, हर जगह में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, बुक लॉन्चेस अटेंड करते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो सब नहीं हो पाया, सारा कुछ हो नहीं पाया। और उसमें एक तरीके से जो पूरा उस समय का जो दौर था वो पूरा कोरोना वायरस और उसी के कॉन्वर्सेशंस के अराउंड ही सारी सीमित हो गई थी। हालांकि मैं बॉम्बे में अपनी एक पत्रकार मित्र हैं उनसे बात कर रही थी, तो वो ये कह रही थी कि ये बहुत मुश्किल दौर पत्रकारों के लिए इस तरह से भी रहा, क्योंकि मैं डे टू डे रिपोर्टिंग उतना नहीं करती हूँ, तो शायद मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ। बल्कि मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे मेहमान जो दफ्तर नहीं आ सकते थे, स्टूडियो नहीं आ सकते थे, वो जूम पे अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन रिपोर्टर्स के लिए इतना मुश्किल हुआ। काफ़ी ज़्यादा वो ये कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारा इंटरव्यूई है उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो हम पता लगा सकते थे, फ़ोन पे आप वो सब नहीं जान सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक बात है और फिर ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी रिपोर्टर्स कॉन्वर्सेशंस करते हैं जिसमें आपको इनसाइट्स मिलते हैं, कुछ नए लीड्स मिलते हैं नई स्टोरीज के लिए। वो सारा कुछ फ़ोन पे नहीं कर सकते, वो फ़ोन पर नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन पर अब जिस तरीके से देखा गया, फ़ोन पर आजकल बात करने में लोग थोड़े सतर्क हैं। जिस तरीके से फ़ोन टैपिंग हो रही है हर जगह में, इस तरीके से सबको एक लगता है जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है तो वो कोई भी एक ऑफ द रिकॉर्ड फ्रैंक बातचीत करना नहीं चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा कोट दे देगा, एक वो दे देगा और उसी के बेसिस पे हम लोग को बनाना पड़ता है। तो हमने कुछ एक दो महीने तो वर्क फ्रॉम होम और इसी के सहारे काम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक वर्क फ्रॉम होम का भी फटीक रहता है। लेकिन हम उस तरीके से एक तरीके से बहुत प्रिविलेज्ड है वायर में। इस तरीके को हम ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक को हम लोगों ने सीरियसली लिया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस नहीं ले रहे थे और दर्जनों की तादाद में मुझे मालूम है कि में जब फैला हुआ था तो जर्नलिस्टों को फोर्स भी किया गया कि आप जाओ। नहीं, और ये बाकायदा टीवी स्टूडियोज में तो इस बात की मिसाल है कि पूरी शिफ्ट वहाँ पे काम कर रही थी। कुछ तो मैं किस हद तक समझ सकती हूँ कि वाकई जो ऑडियो विजुअल का काम है वो बिना दफ्तर आए मुश्किल होता है करना। और फिर अगर आप शूट भी करेंगे तो आप कैसे, आप बिना बाहर जाकर कैसे करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे वायर के दर्शक, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो मैं फील्ड में जाती हूँ और रिपोर्टिंग करती हूँ, लेकिन 6 महीने तक मेरे पूरे 20 साल के पत्रकारिता के सफ़र में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा। आज शायद बहुत एक ये प्राइवेट चीज़ है, लेकिन मैं डिस्क्लोज़ ये करना चाहती हूँ कि मेरे फादर की वजह से, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है और मैं ये नहीं चाहती थी, वो बीमार भी हैं, कि उनके लिए मैं कहीं ना कहीं उन्हें वल्नरेबल बनाऊँ बाहर जाके रिपोर्टिंग करके वायरस लेके। मैं तो फिर भी युवा हूँ, शायद झेल जाती, लेकिन उनको मद्देनज़र उनकी सेहत की वजह से मैंने ये ठीक नहीं समझा और ये एक तरह की एक मिस भी किया कि शायद उस वक्त फील्ड में जाना चाहिए था। लेकिन बिहार सीधे फिर मैंने ये फैसला किया कि उनसे मैं 2-3 हफ्ते नहीं मिलूंगी और बिहार कवरेज के लिए सीधे मैं पटना पहुंच गई वहां रैली में। और मैंने देखा बहुत सारे पत्रकार भी वहां पर पहुंचे। सिद्धार्थ, ये कैसे मुमकिन है कि इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, जैसे मैंने कहा कि पत्रकार नहीं निकल रहे थे, मैं 6 महीने नहीं गई कहीं, अजॉय ने कहा फ़ोन पर बातचीत की, वायर का दफ्तर कमोबेश बंद रहा, कभी कभी खुला करता था, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बिहार का पूरा इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन था पूरी दुनिया के
बहुत कम पहले दूसरे ऐसे इलेक्शंस में जो कि इस पूरे पैंडेमिक के दौरान हुआ। वहाँ हमने देखा, ऐसा लगा कि डिक्लेयर कर दिया है बिहार ने, कम से कम नेताओं ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब कोई कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पर ये बहाना कि कोरोना वायरस जो है वो नहीं है, ख़त्म हो गया, और दिल्ली आके यहाँ पार्लियामेंट को बंद कर देना, विंटर सेशन नहीं हो रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी लोकतंत्र में इतना दोहरा रवैया कोई अपना सके और जनता उसे माफ़ कर दे? और सबसे हैरानी की बात यह है कि सवाल पिछले 2 दिन से किससे पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ हैं, राहुल गांधी क्यों इटली चले गए, वो अपनी नानी से मिलने, बीमार नानी से मिलने कैसे जा सकते हैं? इसके एक्चुअली कई पहलू हैं, कई मिसाल हैं। पार्लियामेंट को कन्वीन न करना ये एक एग्जांपल है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि सरकार ने महामारी का फ़ायदा उठाते हुए जो एक फंडामेंटल, जो एक नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच या रवैया उनका रहा है पिछले 6 साल में हम देख चुके हैं, किस तरह से उस रवैया को और जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। अनडेमोक्रेटिक मतलब कि आपने कहा कि पैंडेमिक इज़ अ टाइम जब लोग इकट्ठा हों, एक यूनिटी ऑफ पर्पस हो। आपको याद होगा कि मोदी साहब ने लॉकडाउन जब ऐलान किया गया तो पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल किया गया, लेकिन आप देखिए लंबी चौड़ी फहरिस्त है उन पत्रकारों की जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिवली पैंडेमिक के बारे में रिपोर्ट किया और सरकार की मुख्तलिफ, नॉट जस्ट सेंटर, तमिलनाडु में, पंजाब, हिमाचल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जो प्रदेशी सरकार हैं उनके मतलब उनके शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया और उन पे फिर पुलिस ने केसेस डाले। तो ये मीडिया फ्रीडम को जो है दबाने की कोशिश, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है जिसका एक्सप्रेशन पार्लियामेंट है, लेकिन जिसके बहुत सारे अलग स्टैंडिंग कमिटीज़ देख लीजिए, या जब पार्लियामेंट कन्वीन भी हुआ तो क्वेश्चन को उन्होंने हटा दिया। या इसके अलावा आप फार्म लॉस की बात कर लीजिए। मतलब अब मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, महामारी की वजह से पार्लियामेंट चल नहीं सकता, सिर्फ अर्जेंट काम, लेकिन इसमें क्या अर्जेंसी थी? तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी कि जो एक हेल्थ इमरजेंसी थी उसे एक डेमोक्रेसी के लिए इमरजेंसी बना दिया गया कि हम हेल्थ इमरजेंसी को इस्तेमाल करेंगे लोगों के अधिकारों को जब्त करने के लिए, उनकी जो आज़ादियाँ और ऐसे रिफॉर्म्स को पुश करने के लिए जो आप नहीं कर पाते। अगर आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक ठाक फंक्शन कर रहा होता, अगर पार्लियामेंट चल रहा होता, अगर ये लोग प्रीऑक्यूपाइड नहीं होते महामारी के साथ, पैंडेमिक के साथ, तो इतनी आसानी के साथ जो आपने फार्म लॉज बदले हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल भी, इस पे तो अभी चर्चा ही नहीं हो रही मीडिया में, लेकिन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में आपने जो ढील दिया है जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है, उद्योग पतियों के उनके फैक्ट्रीज़ वगैरह, माइनिंग से। आप मीडिया कानून जो है आप बदलना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसे आपने चीज़ें की हैं। लोग सड़कों पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसके लिए कानून लगा हुआ है कि आप सड़कों पे नहीं आ सकते। ये बड़ा सिलेक्टिव, हाँ, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, अगर पॉलिटिकल रैली है इलेक्शन के लिए तो फिर वहाँ आज़ादी है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है लागू नहीं है। लेकिन जब मजदूर या किसान आते हैं, अब देखिए किसानों के रैली को, किसानों के मार्च को क्यों रोका गया? पहला जो बहाना दिया गया कि यही कि पैंडेमिक है, लेकिन बंगाल में रोड शो आप बेशुमार कर सकते हैं, कहीं और पे आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसान अपने अधिकार के लिए निकलता है तो फिर आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। 2020 तो जैसे गुजरना था गुजर गया, रोकर पीट कर, हंस के, बोर होके, काम करके या घर बैठकर। लेकिन 2021 के लिए क्या उम्मीदें लगाई जाएं? हमारी राजनीति क्या बदलेगी, क्या बेहतर होगी? जो प्रेडिक्शंस हैं वो इस तरह के हैं, भविष्यवाणियाँ इस तरह की हैं कि कम से कम राजनीति बहुत बेहतरी की दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सामाजिक स्तर पर हमारे जो अपना जीवन है वो सब कुछ कैसे बदलेगा? अजय, सबसे पहले तो राजनीति की बात ही कर लेते हैं कि अभी जो राजनीतिक तस्वीर नज़र आ रही है, एक तरह से लगभग जो भारत है वो वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे बिहार के हम नतीजे देखें, पश्चिम बंगाल से भी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि विपक्ष वहाँ पर बहुत बड़ी कोई टक्कर दे रहा है। उसके बाद हमारे पास असम में भी इलेक्शन होने वाला है। तो ये जो राजनीतिक तस्वीर है, चुनाव के साथ भी और चुनाव के अलावा भी, यानी कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, न सिर्फ कि इलेक्टोरल बल्कि जो राजनीतिक माहौल, चाहे वो हम लें उसको कि जो लोकतांत्रिक स्वभाव है उसके तहत, जो अधिकार हैं आम लोगों के उसके तहत, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं हाशिए के समुदाय के लोगों के, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं 2021 में?
तो दो तरीके से आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ, एक तो इलेक्टोरल, एक नॉन इलेक्टोरल। जी। और वो उस तरीके से जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे कुछ देर पहले कि किस तरीके से एक अथॉरिटेरियन तरीके से ये सरकार चली है ये 2020 में। तो आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने ही रहेगा, चाहे वो अपोजिशन हो या नहीं हो, कि किस तरीके से वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमें याद है कि किस तरीके से जब उन्होंने नेशनल लॉकडाउन किया था तो उस पे एक ये जो पूरा जो माहौल बना, जो अफरा तफरी का माहौल बना, वो एक तरीके से उसके लिए जो मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। जिस तरीके से कोरोना वायरस को उन्होंने एकदम नॉन साइंटिफिकली अप्रोच किया और पूरी तरीके से उसको महाभारत का युद्ध बना दिया और ये कहा कि 21 दिन में हम ये जंग जीत जाएंगे। और किसी स्टेट को कंसल्ट भी नहीं किया। किसी स्टेट को कंसल्ट भी नहीं किया। और उसी में हम लोगों को सारे जितने भी वैज्ञानिक है और जो भी एक डिसर्निंग सिटीज़न है वो जानता था कि ये 21 दिन का खेल नहीं है। ये आने वाले दिनों में जब तक इसका एक क्योर नहीं आएगा, जब तक इस वायरस को लोग समझेंगे नहीं, तब तक इसका क्योर नहीं है, तब तक इस सरकार को किस तरह से डेमोक्रेटिकली मैनेज करना पड़ेगा। मगर हमने देखा क्या, हमने देखा कि वैक्सीन के नाम पे चुनावी राजनीतिकरण किया बिहार में उन्होंने कि अगर वो जीतेंगे तो उन्हें वैक्सीन मिलेगा। तो आने वाले दिनों में जो लोगों के मन में है कि वैक्सीन कब आएगा, और ये हम यही सोच रहे हैं कि ये जो वैक्सीन के नाम पर और राजनीतिक खेल ना हो। और जिस तरीके से ये जो हमने देखा कि किस तरीके से मिडिल क्लास जो है वो एक तरीके से अपने घर पे बैठा हुआ था अपने लग्जरी में, जहाँ पर मजदूर चल रहे थे, कहीं स्टारवेशन डेथ्स की खबरें आ रही थी। विद्यार्थियों का भी हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम में किस तरीके से टॉक्सिक फैमिली स्पेस में अगर एक एलएसआर की विद्यार्थी ने सुसाइड भी किया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अब वैक्सीन अगर आता है तो उसमें अगर इनइक्वालिटी देखते हैं कि किसी को पहले मिले, किसी को बाद में मिले, और कौन पावरफुल इनफ है कि उसको पहले वैक्सीन मिलेगा, तो इन सब चीज़ों ये सरकार के सामने ये चैलेंज अजय, बहुत हमने बड़ा ये रहता जो है। वैक्सीन के इर्द गिर्द जो पूरी सियासत थी, हमने बिहार में तो देखी कि बड़े बेशर्म तरीके से भाजपा ने कहा कि अगर आप हमें वोट दीजिए तो वैक्सीन लीजिए, यानी कि वोट के बदले वैक्सीन। इस तरह का बार्गेन बहुत कम देखा गया है। कि ये तो बात ठीक है कि राजनीति में बहुत कुछ जायज़ होता है, लेकिन ये भी क्या जायज़ होता है। बिहार के लोगों को खुद उनकी जो अपनी अस्मिता थी, बिहारी अस्मिता, आपने देखा था वहाँ रिपोर्टिंग के दौरान, उनको बहुत नागवार हुआ था। लेकिन अभी बड़ा हास्यास्पद बात यह है कि अभी देखिए पश्चिमी देशों में अगर आप देखें तो ज़्यादातर पश्चिमी देशों में, अमेरिका से लेकर और यूरोप के बहुत सारे देशों में लाखों लोगों को अभी से वायरस जो टीका है लग चुका है कोरोना वायरस का। और भारत में हमें ये बताया गया था कि उन्हें आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। आज 60 महीने से कहीं ज़्यादा गुजर चुके हैं और भारत विश्वगुरु तो बनना दूर की बात है। यहाँ जो सबसे अहम लोग हैं, जिस गैर बराबरी का जिक्र अजय कर रहे थे, उस गैर बराबरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं या पत्रकार हैं, जिनका काम बिना बाहर जाए नहीं बन सकता, या खुद प्रधानमंत्री हैं या उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, किसी को भी अभी वैक्सीन नाम की कोई चीज़ सुनने में भी नहीं आ रही है। और उसके दाम पर भी बातचीत हो रही है कि दाम कितना होगा। यानी कि अजय, ये तो मान के चल लेना चाहिए कि मुफ्त तो नहीं आ रहा है कम से कम वैक्सीन। मतलब हमें मालूम नहीं है, कम्प्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सरकार, उन्होंने जो शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया वो अचानक से अब्रप्टली बंद कर दिया बिना पत्रकारों को बताए हुए कि कल आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे उसमें जब कुछ क्रिटिकल सवाल आ रहे थे तो वहाँ पर उनको साफ मना कर दिया गया कि बस अब एएनआई और पीटीआई के ही सवाल लिए जाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, मीडिया हाउसेस जितने हैं, उनके अगर क्रिटिकल सवाल है उनको लेना ही बंद कर दिया था उन लोगों ने। तो क्या सरकार के मन में चल रहा है वो पत्रकारों को भी ढंग से मालूम नहीं है। तो लोगों, वो जो अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते हैं वो लगातार वो कर रहे हैं, और वो पॉलिटिकल मैसेजिंग कोरोना एक तरीके से पुराना हो गया है। अब पूरे तरीके से ऑपोजिशन को डिमोनाइज कर रहे हैं, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, चाहे उससे पहले हमने एंटी सीए प्रोटेस्ट में देखा था, उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट बताया था, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट। मैं वैक्सीन पे वापस आना चाहती हूँ सिद्धार्थ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 2020 तो चलिए गुजार लिया जैसा गुजर गया। भारत में एक अजीब बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने भाग्य को ही दोष दे लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी आज़ादियाँ क्या हैं, और इसीलिए बहुत बहुत नाकारा जो सरकारें हैं वो बच के निकल जाती हैं। और ये हमने 2020 में भी देखा कि सरकार के ऐसे ऐसे गुनाह लोगों ने माफ़ किए जो शायद किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त भी नहीं किए जाते। वो गुनाह भी, वो पाप भी उनके धुल गए। लेकिन अब 2021 में लोग सोच रहे हैं कि एक बार टीका लग जाए तो शायद ज़िंदगी दोबारा वापस आ जाए, शायद फिर से जीने की एक उम्मीद बन जाए, शायद ज़िंदगी बहाल हो जाए।
ये टीके के इर्द गिर्द जो पूरी एक राजनीति है, और इसके अलावा टीके के दाम को लेकर कि क्या 500 का मिलेगा या 5000 का मिलेगा, क्या गरीब को मुफ्त मिलेगा, क्या अमीर पहले ख़रीद लेगा, इसमें ये जो उधेड़ बुन है, इस पूरी बात को क्या आम नागरिक को आप समझा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कर करा के रो पीट के वैक्सीन हर गरीब हिंदुस्तानी को मुफ्त में दिया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा पैंडेमिक है जिसका ख़तरा हम देख चुके हैं। इतना नुकसान जो है हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था ने झेला है, तो किसी को वैसे छोड़ देना विदाउट टीका क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार जितनी भी निकम्मी हो वो ऐसी गलती करेगी। नहीं तो फिर तो मोदी जी की और जय जयकार होगी कि देखिए उन्होंने मुफ्त टीका दिया। देखिए, ये मोदी जी की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात नहीं है। कोई भी रैशनल सेंसिबल मुल्क अपने नागरिकों को, ये एक ऐसा महामारी है कि वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा या किसी सब्सिडाइज तरीके। इसका मतलब ये नहीं कि सबको फौरी तौर पे मिल जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। और इस वक्त के दौरान हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपना विदेश से मंगवा के या प्राइवेटली अपना ख़रीद के डाल दें। इसकी इजाज़त होगी कि मार्केट में खुला मिलेगा। आप किसी को रोक नहीं सकते ना, और ये तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे हिंदुस्तान में टीका अप्रूव हो जाए, मुझे लगता है कि चंद हफ्तों की बात है शायद, तो ये आप सोच रहे हैं फरवरी मार्च तक होना चाहिए? मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लेकिन कितना वक्त लगेगा वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सरकार इसको बना पाए, कौन सा वैक्सीन किन हालातों में दिया जाएगा, क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज वाला है वो हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। क्योंकि एक और जो कंसर्न है वो ये भी कि जो कोल्ड चेन जिसका जिक्र किया जाता है, इससे ज़्यादातर जो वैक्सीन जो हैं वो इनफेक्टिव भी हो जाते हैं, कि भारत में बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि भारत में यहाँ वैक्सीन को लेके तजुर्बा भी है, हमने टीबी का भी लगाया और भी महामारियाँ भारत में होती रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है कोल्ड चेन, वो भारत मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो क्या ये भी होगा कि किसी को इन्फीरियर क्वालिटी का वैक्सीन लगेगा? इसमें अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, कोई भी वैक्सीन किसी दूसरे वैक्सीन से इन्फीरियर कोई नहीं कह रहा है। जैसे रूसी वैक्सीन है, चाइना ने भी अपना बना लिया है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, मॉडर्ना वाला है, तो सिर्फ फाइज़र वाले को छोड़ के जहाँ पे कोल्ड चेन एक एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड चेन जो है उसकी ज़रूरत है। लेकिन बाकी जो कल मैं विजुअल्स देख रहा था, रशियन वाला जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो अर्जेंटीना में डिलीवर किया गया और एकदम नॉर्मल सिचुएशन में। तो मुझे नहीं लगता कि कोल्ड चेन इतनी, मतलब ये, हाँ, मतलब इसका मतलब कि फाइज़र जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी तक जो लिटरेचर आया है इसमें ये हम नहीं कह सकते कि फ़ाइज़र बहुत बेहतरीन वैक्सीन है कंपेयर टू द अदर्स। मतलब सब में 19-20 का फ़र्क है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार या जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं वो किसी एक ऐसे वैक्सीन को अप्रूव करेंगे जो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। तो इस पे ज़्यादा हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि टीके पे, वैक्सीन पे ही पूरी उम्मीदें एक तरह से निर्भर हो गई हैं कि एक बार ये हो जाएगा सब सेफ हो जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या 1.34 बिलियन लोगों को हम टीका लगा दें और सब कुछ सेफ हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा? आप खुद ही कह रही हैं 1.3 बिलियन लोगों को टीका लगाना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके लिए आपको एक गवर्नेंस, हेल्थ मशीनरी चाहिए जो कि बहुत ही स्टॉन्चली और बहुत डेडिकेटेडली उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काम करे। बट पोलियो का ही हमने टीका जो देखा है उसको कई साल लग गए हैं, और इसको किस तरीके से वो लोग लगाते हैं आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। एक तो अवेलेबिलिटी और एक उसको उस वैक्सीनेशन के नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली में माना मुझे लग गया, आपको लग गया, लेकिन क्या बिहार में अररिया में किसी को लग जाएगा, या असम के जो है वो नली में किसी को लग जाएगा टीका आने वाले 6 महीने में? अगर अवेलेबल हो तो मेरे हिसाब से सारी राज्य सरकारें ये प्रेशर तो ज़रूर डालेंगी सेंटर पर कि उनके स्टेट्स में कितना अवेलेबल हो। और आने वाले दिनों में अगर उस तरीके से उस पर राजनीति होती है कि किस स्टेट को मिल रहा है, किस स्टेट को नहीं मिल रहा है, उस पर एक राजनीति और एक राजनीतिक कश्मकश जो पॉलिटिकल वॉर है उसमें हम एक देख सकते हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है तो उसमें फेडरल रिलेशंस खराब होते ही दिखे हैं। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से लगातार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा। आज झारखंड में हेमंत सोरेन ही उन्होंने आज ये कहा है कि किस तरीके से जो कोल ब्लॉक आवंटन किया गया था तो उसमें स्टेट का शेयर बहुत ही अनप्रेसिडेंटली लो है। तो इस तरीके से जिस तरीके से इस पे राजनीतिकरण इसका होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि
पैंडेमिक जो है वो सबको एक ही तरीके से अफेक्ट करती है। तो 2020 से एक मुश्किल साल रहा, लेकिन इस पूरे साल ने एक अलग सा नज़रिया ज़िंदगी को दिया, एक अलग पर्सपेक्टिव जो मैं निजी तौर पे कह सकती हूँ कि जो जीवन में अब तक जो मिला उसको लेकर एक तरह का एक ग्रैटिट्यूड, मानना कि जो कुछ मिला ज़िंदगी में वो बहुत मिला, इसके अलावा क्या कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन एक बात जो मैं बहुत ध्यान से देखना चाहती हूँ वो ये कि एक पत्रकार के तौर पर कितना कुछ ऐसा है जो मुझे कवर करना बाकी है। वो जो डिवाइड जो हम देखते हैं उसके बीच के किसको कैमरा मिलेगा, किसको माइक मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये 2021 में एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होगी कि अपनी छोटी सी कैपेसिटी में मैं इसको भर सकूं। मेरे दोनों सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। वायर में लगातार हम उन खबरों को ही कवर करने की कोशिश करते हैं जो कि बिग मीडिया नहीं कर पाता, जहाँ वहाँ जो कैमरा नहीं पहुँचता है वहाँ हमारा कैमरा पहुँचता है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारी रीच इतनी है कि हम वो भी करेंगे जो बिग मीडिया करता है और वो भी करें जो हमें करना चाहिए, लेकिन हम ज़रूर कोशिश इस बात की करेंगे 2021 में कि अपने जो हमारी पत्रकारिता है उससे ज़्यादा असरदार बनाया जाए, ज़्यादा ज़ोरदार बनाया जाए और जो आम जनता, गरीब जनता की आवाज़ है उसे ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाए। सिद्धार्थ, एक फाउंडिंग एडिटर के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने वायर के पूरे आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज़ किया, आप कहाँ देखते हैं 2021 में वायर को जाते हुए? जो हमारे ऑडियंस हैं, अब करीब 3 मिलियन 30 लाख लोग करीब हमें सब्सक्राइब किया है उन्होंने यूट्यूब पर, और इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई है। 2020 तो बहुत बेहतरीन साल रहा जहां विश्वास किया लोगों ने वायर पर, और ख़ासकर उन ख़बरों में जहां जिन्होंने इस साल को डिफ़ाइन किया। तो यानी जो सबसे महत्वपूर्ण लम्हे आए 2020 के, तब भारत की जनता ने वायर पर विश्वास जाहिर किया। 2021 में आप उन्हें क्या देना चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं? 2021 की कुछ ख़ास चुनौतियाँ ऑलरेडी इसका सामना हम कर रहे हैं। अभी तक हमने टीका वैक्सीन की बात की, तो जब वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो जाएगा तो उसके चलते जो इनइक्विटीज़ हैं, जो इनक्वालिटीज़ हैं, उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा अन्याय, बहुत सारा बैड गवर्नेंस को हमने उजागर किया और मीडिया वालों ने हाईलाइट किया, तो मुझे लगता है कि टीकाकरण का जो प्रोसेस है, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस, उसको एक अच्छे तरीके से फॉलो करके उन स्टोरीज़ को हाईलाइट करें जहाँ पे पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं और जहाँ पे कमियां हैं उसको हाईलाइट करें, जहाँ पे इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन हो उसको बहुत ही जो है वाइडली कवर करें। वो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मुझे थोड़ी फ़िक्र है जिस तरह से 2020 में सामाजिक सोशल तनाव को एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और मैं ये बात छिपी हुई नहीं है, जिस तरह से बीजेपी ने सांप्रदायिकता को इस्तेमाल किया, जिस तरह से इन्होंने कभी ये जमाती और कोविड को लेके, तो फिर लव जिहाद को लेके, और कर्नाटक में दोबारा जो है गोरक्षा का सवाल उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और भाजपा अपने खामियों को छुपाने के लिए सामाजिक अस्थिरता और सोशल डिवीज़न को, ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो इस पे भी हमारी नज़र बने रहेगी और उन स्टोरीज़ को रिपोर्ट करना, क्योंकि बिग मीडिया पे ख़बर कुछ और आती है कि भाई 50 लोग लव जिहाद में गिरफ़्तार हुए, लेकिन जब आप बारीकी से उन कहानियों में जाते हैं तो पता चलता है कि सब एकदम बेबुनियाद केसेस हैं। और मैं ये भी मानना है कि इन 50 लोगों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ 2 मामलों में लड़कियां जो थी शिकायतकर्ता थी जिन्होंने शिकायत की, और वो भी किन परिस्थितियों में, किन हालातों में उन लड़कियों ने किया। इन रिपोर्टिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है उस पर सच्चाई की रोशनी डालने का। कई बार ये बात बार इतनी बार कही जा चुकी है कि ऐसा लगता है कि इसका असर जो है वो ख़त्म हो रहा है, कि भारत धीरे धीरे फासीवाद की तरफ बढ़ रहा है। सिद्धार्थ हालांकि इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होते कि हम खुले तौर पर यहाँ बातचीत कर पा रहे हैं, हम ये बोल पा रहे हैं कि ये फासीवाद है, इसका मतलब फासीवाद नहीं है। क्या ये कहना सही है, या आपको लगता है कि जो लोग ये चिंता करते हैं कि धीरे धीरे जो हमारी लोकतांत्रिक आज़ादियाँ हैं, अधिकार हैं, वो कम हो रहे हैं, चाहे लव जिहाद जैसी बात, जहाँ की एक पूरे समुदाय का सोशल बॉयकॉट इस तरह से कर दिया जाए कि आप 2 समुदायों के बीच कोई रिश्ता ही ना बचे, यानी भारत की जो एक आत्मा है उसी पर पूरा हमला है। 21 में ये हमला और ज़ोर पकड़ते देख रहे हैं आप? जी, फांसीवाद पर एक हमेशा से ये डिबेट तो चलता ही आ रहा है कि ये फांसीवाद है या नहीं है। बहुत सारे ये लोगों का ये मानना है कि भारत में आज के 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में फासिज्म का मतलब
और मायने अलग होंगे और जिस तरीके से आएगा उस वो अलग होंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने ये देखा 2020 की शुरुआत एंटी सीएए प्रोटेस्ट में हुई थी, कई सारे लोगों ने शाहीन बाग में न्यू ईयर मनाया था भारत का झंडा लहराकर और सरकार के खिलाफ। फरवरी में दिल्ली में राइट्स हुए, एकदम एंटी मुस्लिम राइट्स। आज ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर एक समुदाय, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्प्लीटली एक हाशिए पर खड़ी थी। आज जो फार्मर प्रोटेस्ट है वहाँ पर एक पंजाब की जो सिख कम्युनिटी है वो आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर में बैठे हुए हैं, ठंड से बैटल कर रहे हैं, और वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो ये एक मोदी सरकार पर उनको इस तरीके से उनका रिफ्लेक्शन है कि कैसे दो माइनॉरिटी कम्युनिटी इस साल में पूरी तरीके से उन्होंने हाशिए में खड़ी कर दी। और ये जो 38% वोट मिला है उन्हें, क्या ये सरकार सिर्फ उन्हीं 38% के लिए काम करेगी? ये बहुत बड़ा, क्योंकि अगर ये 38% ही इनके साथ बने रहें तो ये लगातार चुनाव जीतते रहेंगे। लेकिन वो भी मुझे अब एक दूसरा दिख रहा है। एक तो 6 साल से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किस तरीके से किया, हर चीज़ में किया, इलेक्शन जीतने के लिए किया, वो तो एक बात से तय है। 2020 में मुझे एक भाजपा और ये मोदी सरकार का एक अलग स्वरूप भी दिखने को आया है, जो कि उनका जो एक कम्युनल एजेंडा जो था वो तो एक तरीके से वो कंसिस्टेंट रहे हैं। इस बार वो जो पूरी तरीके से प्रो कॉरपोरेट एजेंडा जो उनका है, चाहे वो लेबर कोड्स जिस तरीके से पास हो, फार्म लॉज जिस तरीके से पास किए हैं इन लोगों ने, और जो आम इंसान, जो आम वर्कर है, वो पूरी तरीके से उसको डिसएम्पावर करने की जो राजनीति इस पैंडेमिक के दौरान किस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसेस को पूरा एकदम डिसरप्ट करके पास किया गया, उसका जो रूल्स जब बनेंगे वो अगले साल बनेंगे और वो इम्प्लीमेंट होना चालू होंगे। सीए टाइप की जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट होना चालू होंगे, एनआरसी, ये सारी चीज़ें जो जब रूल्स बनेंगे तब उसका जो असर जो है वो ग्राउंड में पूरी तरीके से दिखेगा। और वो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के आपकी बात में जो है निराशा भी है, आशा भी है, दोनों ही है कि दिसंबर से दिसंबर ये पूरा साल जो रहा ये एक रेजिस्टेंस का साल रहा। पिछले दिसंबर में भी इसी वक्त शाहीन बाग में एक आंदोलन चल रहा था और किसानों का आंदोलन चल रहा है। उस वक्त भी एक समुदाय उसे लीड कर रहा था, इस वक्त भी दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय है जो उसे लीड कर रहा है। तो भारत में ये बात सच है कि कई लोग ये कहते हैं कि शायद प्राकृतिक रूप से भारत एक लोकतांत्रिक स्वभाव वाला देश नहीं है, यहाँ लोग बहुत आसानी से झुक जाया करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन मैंने अपनी छोटी मोटी जो जीवन है, जो 15-20 साल में पिछले देखा है कि भारत में जब जब कोई नेता आता है और समझता है कि वो भारत का एक तरह से मालिक बन गया है, तानाशाह बन गया है, तब तक आकर उस गुब्बारे में एक छेद कर देने वाले लोग ज़रूर आ जाते हैं। और ये पूरा साल इस बात का गवाह है कि जब सबसे ज़्यादा ताकत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ये समझती थी कि वो कब्ज़ा कर लिया है उसने भारत पर, भारत के जनमानस पर, तभी एक नया समूह खड़ा हो जाता है और उस गुब्बारे को फोड़ देता है। उम्मीद हम ये करते हैं कि 2021 में ये तमाम जो फ़िक्र है, तमाम जो चिंताएं हैं, तमाम जो डर हैं, जो सिद्धार्थ ने बताया, अभी अजॉय ने बताया, जो मैं खुद भी अपनी आंखों से देख रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हम पट्टी बांध लेना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे जैसे पत्रकारों का काम भी ये है कि इस सब के बावजूद भी लगातार डटे रहें, टिके रहें, हर डर और हर खौफ से हम दूर रहें और आपकी आवाज़ तमाम पूरे देश में हम फैलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, द वायर का साथ देने के लिए 2020 में भी, और उम्मीद ये है कि 2021 में ये साथ बरकरार रहेगा। आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।